हे गाइस, दिस इज मान्या शर्मा। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अपने कंट्री के सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई के बारे में कि आरबीआई को कैसे स्टैब्लिश किया गया और उसको स्टैब्लिश करने के पीछे क्या-क्या वजह रही। इट मीन्स आरबीआई की पूरी हिस्ट्री को हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली हमारे इंडिया का जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसे दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया गया है। फर्स्ट इज अ सेंट्रल बैंक एस आरबीआई एंड सेकंड इज अ कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक का मेन पर्पस होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, मतलब क्रेडिट को कंट्रोल करना। एंड कमर्शियल बैंक का मेन पर्पस होता है क्रेडिट क्रिएशन करना, मतलब मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना। जब कमर्शियल बैंक के थ्रू मार्केट में मनी सप्लाई किया जाता है तो इकोनॉमी के अंदर वो ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। इसको संभालने का जो जिम्मा है वो किसका है? वो है आपके सेंट्रल बैंक का, मतलब आरबीआई का। आरबीआई है वो इसमें इक्विलिब्रियम सेट करता है। कमर्शियल बैंक के नाम पर हमने बहुत सारे बैंक सुने हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, आरआरबीज, फॉरेन बैंक्स। बट क्या सेंट्रल बैंक भी कंट्री के अंदर है? बहुत सारे हैं, नहीं, सिर्फ एक है ना, और वो है आरबीआई। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, जो कि 1 अप्रैल 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये हम सब जानते हैं। पर क्या इसके पहले 1935 के पहले हमारे इंडिया में जो बैंकिंग स्ट्रक्चर था उसको कौन कंट्रोल कर रहा था? क्योंकि इंडिया में तो बैंक 1977 से मौजूद है, तो 1935 के पहले इसको कंट्रोल करने का काम किसका था? कंट्रोल कौन करता था इसको? 1935 के पहले इंडिया के बैंकिंग स्ट्रक्चर को ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। बट 1921 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि अब इंडिया में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए जो कि कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल कर सके। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स को, जो कि फर्स्ट था बैंक ऑफ बंगाल, सेकंड इज बैंक ऑफ बॉम्बे एंड थर्ड इज बैंक ऑफ मद्रास, तीनों को मर्ज कर दिया और तीनों को मर्ज करके एक नया बैंक बनाया। वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसको नाम दिया गया आईबीआई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसको बोला गया कि आप कमर्शियल बैंक तो हैं ही, पर आपका जो स्टेटस है वो बहुत ही दूसरों से अलग है, आपका जो स्कोप है वो वाइडर है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि क्योंकि अभी तक इंडिया में कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं है तो आप सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाएंगे। आप हो तो कमर्शियल बैंक, पर आप सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाएंगे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक था, पर क्योंकि सेंट्रल बैंक का अब्सेंस था इन द कंट्री, इसलिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को क्वाजी सेंट्रल बैंक का दर्जा दिया गया। क्वाजी सेंट्रल बैंक मीन्स ये है तो कमर्शियल बैंक, बट ये भूमिका निभाएंगे किसकी? सेंट्रल बैंक की। मतलब ये पॉलिसी फ्रेमिंग का काम करेंगे पूरे कमर्शियल बैंक्स के लिए। इनको गवर्नमेंट के थ्रू बोला गया कि यू आर नॉट द सेंट्रल बैंक बट एक्ट लाइक सेंट्रल बैंक। अब क्योंकि यहाँ सेंट्रल बैंक जो था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल बैंक की भूमिका निभा रहा था, वो था तो कमर्शियल बैंक। तो जब कमर्शियल बैंक ही सेंट्रल बैंक के लिए क्या कर रहा था, सेंट्रल बैंक की भूमिका निभा रहा था, तो वो पॉलिसी फ्रेमिंग का काम कर रहा था। पर था वो कमर्शियल बैंक, इसलिए उसने अपने प्रॉफिट के लिए, अपने हित के लिए पॉलिसी फ्रेमिंग का काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि सेंट्रल बैंक पॉलिसी फ्रेमिंग का काम किसके लिए करती है? वो करती है कमर्शियल बैंक्स के लिए पॉलिसी बनाती है, पर ये खुद भी कमर्शियल बैंक था, तो ये अपने प्रॉफिट के लिए पॉलिसी का फ्रेम करने लगा। तो यहाँ पर लोगों ने उसे अपोज करना चालू कर दिया कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब जो गवर्नमेंट थी और जो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इन दोनों के बीच क्लैश अराइज हो गया। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने फिर किया कि 1926 में इन्होंने एक कमेटी सेटअप की, रॉयल कमीशन जिसको कहते हैं, रॉयल कमेटी या रॉयल कमीशन, जिसको हम लोग हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी
जानते हैं। यहाँ पर इस कमीशन को सेट करने के पीछे का जो ऑब्जेक्ट था वो ये था कि हमने एक कमेटी सेटअप की है। अब ये कमेटी हमें बताए कि क्या इंडिया को इस टाइम पे एक सेंट्रल बैंक की नीड है कि नहीं। तो 1926 में ये कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन सेट किया गया और उनसे कहा गया कि आप अपनी रिपोर्ट पेश करिए और रिपोर्ट में बताइए कि क्या इंडिया को सेंट्रल बैंक की नीड है कि नहीं है। 1929 में रॉयल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें उसने बताया कि हाँ, इंडिया को इस टाइम पे एक सेंट्रल बैंक की नीड है। फिर फाइनली 1935 में आरबीआई को सेटअप कर दिया गया। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई सेटअप हो गया। 1935 से 1948 तक आरबीआई प्राइवेट ओन था, मतलब प्राइवेट सेक्टर में आता था। आरबीआई को 1 जनवरी 1949 को गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, मतलब आरबीआई को नेशनलाइज गवर्नमेंट ने कर दिया। जितने आरबीआई के जो 100 रुपीज पर शेयर थे उसको गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 1949 को 116 रुपए पर शेयर से एक्वायर कर लिया। अब 1 जनवरी 1949 से जो आरबीआई था वो क्या हो गया, नेशनलाइज हो गया। आरबीआई जब नेशनलाइज होने के बाद भी, नेशनलाइज होने के जस्ट पहले तक भी उसने बाकी कंट्री के लिए भी सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाई है। जैसे बर्मा जब अलग हुआ था तो बर्मा के अलग होने के कुछ सालों तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बर्मा के भी सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाई। इवन पाकिस्तान के अलग होने के 1 साल बाद तक भी उसने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाई। जब तक पाकिस्तान में सेंट्रल बैंक सेटअप नहीं हुआ तब तक, मतलब 1 साल के लिए 1947 से 1948 तक उसने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक की भूमिका भी निभाई। अब हम देखेंगे कि आरबीआई का जो ऑर्गेनाइजेशन है या मैनेजमेंट है वो कैसा है। तो आरबीआई का जो ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है वो 21 मेंबर से बना है, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो 21 मेंबर इसमें है। तो सबसे फर्स्ट जो होता है, जो हेड होता है इसका, वो होता है गवर्नर। गवर्नर होता है एक, और इसका जो कार्यकाल होता है वो कितने सालों का होता है, 4 सालों का होता है। इसके बाद आते हैं 4 डिप्टी गवर्नर। ये 4 जो डेप्यूटी गवर्नर रहते हैं इनका भी कार्यकाल 4 साल का रहता है। फिर टोटल 15 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स मिलते हैं, मतलब नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ये जो रहते हैं ये अलग अलग सेक्टर से आते हैं। जैसे कि 10 डायरेक्टर रहते हैं वो किसके थ्रू नॉमिनेटेड होते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से आते हैं। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 10 डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करती है आरबीआई के लिए। इसके बाद जो 2 डायरेक्टर रहते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। ये जो 2 डायरेक्टर होते हैं उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से यहाँ पुट किया जाता है। 4 डायरेक्टर होते हैं वो होते हैं आपके लोकल बोर्ड के। लोकल बोर्ड मीन्स 4 लोकल बोर्ड हैं आरबीआई के जो अलग अलग जोन में हैं। 4 अलग जोन में हैं तो वहां के एक एक जो डायरेक्टर होते हैं वो ये इसमें अपॉइंट होते हैं। तो 4 डायरेक्टर अपॉइंटेड होते हैं लोकल बोर्ड से। तो ये 21 मेंबर्स की क्या होती है, 21 मेंबर का ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता है। और जिसमें सबसे ऊंचे पोस्ट पर या ऊंचे पद पर रहता है वो रहता है गवर्नर। फिर सब इसमें आते हैं। तो पूरा 21 मेंबर का ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमको देखने को यहाँ मिला। आरबीआई के बोर्ड ऑफ मेंबर में जो 15 मेंबर्स आते हैं जो कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन से आते हैं। जैसे 10 मेंबर आते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू नॉमिनेट होते हैं। 2 मेंबर रहते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू अपॉइंट रहते हैं। और जो 4 मेंबर रहते हैं वो लोकल बोर्ड से होते हैं। लोकल बोर्ड मतलब जो ये 4 लोकल बोर्ड हैं वो हैं आपके 4 अलग अलग डायरेक्शन में हैं। यहाँ के जो चेयरमैन हैं वो इनके जो चेयरमैन है ये 4 लोकल बोर्ड के, वही 4 मेंबर यहाँ पर बनते हैं इस कमिटी के। ये अपना व्यू देते हैं, इम्पोर्टेंट जितने भी मैटर रहते हैं उनके ऊपर अपना व्यू यहाँ पर ये देते हैं। ये जितने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं वो अलग अलग फील्ड्स में स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसे कॉमर्स हो गया, इंडस्ट्री हो गया, इकोनॉमिस्ट, कोऑपरेशन, एग्रीकल्चर, इन अलग अलग फील्ड में ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। और ये जो मेंबर्स होते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी और इवन जितने भी
पॉलिसी फ्रेमिंग या कुछ भी रूल रेगुलेशन सेटअप होता है तो उसमें वो अपनी राय रखते हैं। आरबीआई का जो मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो पहले कोलकाता में था। फिर आरबीआई जब नेशनलाइज हुआ तो इसका हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर दिया गया मुंबई में। अब इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में ही सेटअप है। जो आरबीआई का हेड ऑफिस रहता है वहाँ ही गवर्नर बैठता है। अब यहाँ हम देखेंगे आरबीआई के मेन फंक्शन को कि आरबीआई के ऐसे कौन कौन से फंक्शन या कौन कौन से कार्य हैं जो आरबीआई द्वारा किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो मेन फंक्शन होता है वो होता है क्रेडिट कंट्रोल करने का। तो आरबीआई का जो मेन काम है वो है मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, क्रेडिट को कंट्रोल करना। दूसरा इनका मेन फंक्शन होता है इशू ऑफ नोट्स। जितनी भी करेंसीज हैं उनको इशू करने का जो मोनोपोली है, एकाधिकार है, वो आरबीआई के पास है। वो 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए और जितने भी कॉइन्स हैं, 50 रुपए, ये जितने भी करेंसीज हैं उनको क्या करता है, उनको ये इशू करने का काम करता है। सिर्फ 1 रुपए को छोड़कर, 1 रुपए को जो इशू करता है वो करता है हमारा गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, फाइनेंस मिनिस्टर का उसमें क्या रहता है, सिग्नेचर रहता है। थर्ड फंक्शन है बैंकर्स, एजेंट एंड एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट। ये बैंकर्स जितने कमर्शियल बैंक हैं उनका एजेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवाइस देने का काम भी करता है और उनके एजेंट की भूमिका भी यहाँ पर निभाता है। रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है हमारे इंडिया का, उसमें जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करने का काम, उनको डायरेक्शन देने का काम है, वो है आरबीआई का। इसके बाद हम देखेंगे बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको जब भी लोन की रिक्वायरमेंट होती है या कुछ हैवी अमाउंट चाहिए रहता है तो ये किसके पास जाते हैं, ये आरबीआई के पास जाते हैं। आरबीआई इनका लास्ट सॉर्ट होता है, मतलब आरबीआई ये ऐसा लास्ट इनके पास है जगह जहां से उनको पैसा मिल सकता है, उनको वो लोन ले सकते हैं। इसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम आरबीआई का होता है और साथ ही साथ वो इसका कस्टोडियन भी है, इसका फॉरेन रिजर्व का। जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं उनसे जो भी हमको करेंसी मिलती है, जो भी करेंसी आती है कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के थ्रू, तो उन करेंसीज को रिजर्व करने का काम जो रहता है वो आरबीआई के पास रहता है। फिर हम देखेंगे डेवलपमेंट एंड प्रमोशन। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं और जितने भी प्राइवेट सेक्टर के जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कंपनीज हैं, उनको डेवलप करने का और उनको प्रमोट करने का काम भी आरबीआई का होता है। इसके बाद है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। जितने भी सेलर और बायर के बीच में जो फॉरेन एक्सचेंज होता है या फॉरेन कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे जो भी रिजर्व, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अमाउंट आता है, जो भी फॉरेन करेंसी आती है, उनको एक्सचेंज करने का काम भी यहाँ पर आरबीआई का होता है। इसके बाद है अदर फंक्शन। अदर फंक्शन में आ जाते हैं जैसे कि आपका हो गया मनी ट्रांसफर करने का। आरबीआई कैसे एक्ट करता है, इंटरमीडिएट रहता है सब बैंक के बीच जो कि मनी ट्रांसफर का काम करता है। बैंकिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जितने भी आरबीआई के ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेज है, उनका काम है एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना अपने एम्प्लॉयज को, अपने ऑफिसर्स को। इसके लिए उन्होंने बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज भी सेटअप करके रखा है। इसके अलावा मनी कन्वर्जन का काम भी कौन करता है, आरबीआई ही करता है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस प्रोवाइड करता है आरबीआई। इसके अलावा एग्रीकल्चर क्रेडिट को बढ़ाने का काम, मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर में को प्रमोट करने का काम, उसको कंट्रोल करने का काम भी आरबीआई करती है, बट किसके थ्रू, नाबार्ड के थ्रू करती है। जितने भी पब्लिकेशन होते हैं इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स के, मतलब इकोनॉमिक डाटे के जितने भी कलेक्शन हैं उनको कलेक्ट करने और उसको पब्लिश करने का काम भी आरबीआई का ही रहता है। जितने भी बैंकिंग फैसिलिटीज हैं उनको एक्सपेंशन करने का, उनको बढ़ाने का काम भी किसका रहता है, आरबीआई का रहता है। तो ये सब आ जाते हैं आपके अदर फंक्शन में। अब हम देखेंगे कमर्शियल बैंक्स के मेन फंक्शन क्या रहते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स का जो मेन फंक्शन रहता है वो रहता है क्रेडिट क्रिएशन करना, मतलब मार्केट में मनी सप्लाई को, मनी के फ्लो को बढ़ाना। सेकेंड वन इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जितने भी कस्टमर हैं उनसे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, हमारी सेविंग्स को एक्सेप्ट करना।
थर्ड इज गिविंग लोन, जितने भी आपके कस्टमर्स हैं या जितने भी लोग हैं उनको आप लोन प्रोवाइड करोगे, ये काम रहता है कमर्शियल बैंक का। फोर्थ इज गिविंग ओवरड्राफ्ट, जितने भी करंट अकाउंट होल्डर हैं उनको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी कमर्शियल बैंक देता है। तो इनका मेन फंक्शन ये भी है कि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करना अपने कस्टमर्स को। एजेंसी फंक्शन, जितने भी एजेंसी के काम हैं, एजेंट के काम हैं, उसको करने का काम किसका है, मेन फंक्शन है कमर्शियल बैंक का। जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं उनको परचेज और सेल करने का काम भी कौन करता है, कमर्शियल बैंक करता है। इशू ऑफ लेटर हो गया, इशू लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना, बिल्स पेबल, ट्रैवलर्स चेक्स, ये सबको इशू करने का काम किसका रहता है, कमर्शियल बैंक का रहता है। तो यहाँ पर हमने जाना कि आरबीआई और कमर्शियल बैंक के कौन कौन से फंक्शन, मेन फंक्शन होते हैं। इस क्लास में हमने जाना कि आरबीआई कैसे स्टैब्लिश हुआ, आरबीआई के स्टैब्लिश होने के पीछे क्या हिस्ट्री थी, कैसे स्टैब्लिश हुआ और क्यों नीड पड़ी एक हमारी कंट्री को एक सेंट्रल बैंक की। ये पूरी हिस्ट्री हमने इस वीडियो में जानने की कोशिश की। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।